ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कौन सा? लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था टॉपिक कौन सा? एक तो हाँ, सेमाइनल वेसिकल हमने पढ़ी थी, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पढ़ा था। सेमाइनल वेसिकल का फंक्शन क्या होता है? मतलब ये तीनों ग्लैंड मिलकर क्या सिक्रीट करेगा? सेमाइनल प्लाज्मा सिक्रीट कर देगा, ठीक है। एंड सेमाइनल वेसिकल जो है वो 70% पार्ट बनाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड 25%, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड 5%, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल क्या सिक्रीट करेगा? ये सिक्रीट करेगा क्या? हमने पढ़ा था शुगर, कौन सी? फ्रक्टोज एंड इनोसिटोल, प्लस इसके साथ में फाइब्रिनोजन सिक्रीट करेगा जो रिस्पॉन्सिबल होता है सीमन के क्लोटिंग के लिए, है ना। एंड और क्या सिक्रीट किया था उसने? प्रोस्टाग्लैंडिन, जो फीमेल के यूट्रस के अंदर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करेगा, जो रेस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब तक ले जाने के लिए, ठीक है। फिर सेकंड हमने पढ़ा था क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगा? उसका बेसिक जो फंक्शन होता है वो सीमन को अल्कलाइन बनाना, ठीक है। तो वो रिलीज करेगा वहां पे बाइकार्बोनेट, प्लस सिक्रीट करेगा सिट्रेट, प्लस सिक्रीट करेगा कैल्शियम। कैल्शियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा आप वहां पे ना एक फॉस्फेट भी ऐड कर दीजिए। आई थिंक मैंने आपको फाइब्रिनोजन नहीं पढ़ाया होगा, है ना। तो आप एक काम करो, फाइब्रिनोलाइसिन। फाइब्रिनोलाइसिन देखो, हमने पढ़ा था कि जो सेमाइनल वेसिकल होता है वो सिक्रीट करेगा क्या? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन सिक्रीट करेगा। कौन सिक्रीट करेगा? सेमाइनल वेसिकल, जो रेस्पॉन्सिबल होता है सीमन के क्लोटिंग के लिए। बट एक बार अगर मान लीजिए वेजाइना के अंदर सीमन अगर क्लोट हो गया और उसके बाद में स्पर्म जो होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब की तरफ मूव कर दिया उन्होंने, तो उसके बाद में जो क्लोटेड सीमन होगा उसको वापस क्या करना होगा? डिसॉल्व, ताकि वो वहां से वेजाइना से वापस बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाए, ठीक है। तो उसको वहां पे मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, जो कोएगुलेटेड सीमन होगा उसको वापस डिसॉल्व करने का काम किसका होगा? फाइब्रिनोलाइसिन। लाइसिन मींस ब्रेक डाउन एंड फाइब्रिनो मतलब फाइब्रिन, ठीक है। तो ये पॉइंट वहां पे ऐड कर लीजिए आप लोग। फाइब्रिनोजन तो हमने पढ़ा था कहां पे? प्रोस्टेट सेमाइनल वेसिकल सिक्रीट करेगा, और फाइब्रिनोलाइसिन सिक्रीट करेगा कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। एंड फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन क्या था? कि ये जस्ट एक म्यूकस लाइक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करता है जिसका काम होता है लुब्रिकेट का, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था सीमन। सीमन का पीएच 7.2 to 7.4 एंड अमाउंट ऑफ सीमन 2.5 to 5 ml पर रिजेक्शन, और इसके अंदर स्पर्म का काउंट 200 to 300 मिलियन पर रिजेक्शन, या फिर 80 to 100 पर ml if the number of sperm is less than 20 million per ml, ठीक है। तो ये क्या होगा? ओलिगोस्पर्मिया, जो बेसिकली इनफर्टिलिटी होती है। फिर हमने पढ़ा था कि ये जो भी स्पर्म का काउंट होता है उसके अंदर 60% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, और एटलीस्ट कम से कम 40% जो स्पर्म होते हैं वो शो करने चाहिए विग्रस मोबिलिटी को, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि सीमन जो होता है उसको क्या होता है? स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इन सब के सिक्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सीमन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, एंड उसके बाद हमने पढ़ा था मेल गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो फिर मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा था, है ना, जर्म प्रिमोडियल जर्म सेल, या जिसको बोलते हैं हम क्या? जर्मिनल एपिथेलियम, जो कैसी होती है? सिंपल इक्विबॉर्डल होती है। और ये एक ऐसी सेल है जो एक्चुअली एम्ब्रियो से डेवलप नहीं होती है। ये कहां से इवॉल्व होती है? ये ओरिजिनेट होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से, एंड देन वहां से ये सेल माइग्रेट करेगी यॉर्क सैक के अंदर, एंड फिर यॉर्क सैक से वो फिर माइग्रेट करती है कहां पे? फाइनली गोनेड्स के अंदर, लाइक टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया थी, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? मेल जर्म सेल्स। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा? पहले करेगा मल्टीप्लीकेशन, और फिर बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा, ठीक है। उसमें से हाफ ऑफ स्पर्मेटोगोनिया जो है उनका सिर्फ काम होगा क्या? माइटोटिक डिवीजन करना, एंड बाकी जो हाफ ऑफ जो सेल होगी वो पार्टिसिपेट करेगी स्पर्म की फॉर्मेशन के अंदर। फिर स्पर्मेटोगोनिया क्या हुई थी? एनलार्ज हुई थी, ग्रोथ हुआ था, तो उसमें बना था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा 1, तो उससे बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस होगा 2, एंड उससे बनेंगे स्पर्मेटिड।
और स्पर्मेटिड जो है फाइनली कन्वर्ट होगा किसमें, स्पर्म के अंदर। और स्पर्मेटिड का स्पर्म के अंदर कन्वर्जन क्या था, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। और स्पर्मेटोगोनिया का ग्रोथ करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होना क्या था, स्पर्मेटोसाइटोसिस, ठीक है। चलो, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, पूरा एंटायर प्रोसेस। अब मैं आपको आज पढ़ाऊंगी क्या, कि यहाँ पे हम लोगों ने जो स्पर्मेटिड बनाए थे ना, उस स्पर्मेटिड को हमें कन्वर्ट करना है स्पर्म के अंदर। सो बेसिकली इसको प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म ओ स्पर्म बन गए ना, ओ स्पर्म बन गए, तो यहाँ से हो जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। एंड स्पर्मियोजेनेसिस इज जस्ट अ कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। और स्पर्म को आप लोग और क्या बोलते हो, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। तो देखो हमने पढ़ा था कि ये जो स्पर्मेटिड होती है ये कैसी सेल होती है, ये लार्ज सेल्स होती है। और यहाँ पे इसका साइज क्या करना पड़ेगा, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो स्पर्म क्या करेंगे, मूव करेंगे। एंड कोई भी चीज मूव कब करती है, जब वो चीज छोटी होती है और हल्की होती है ना। तो जो भी सेल छोटी होगी और जितनी ज्यादा हल्की होगी तो उसकी मोबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी यहाँ पे। तो हम लोग लार्ज सेल्स को पहले तो इसका साइज डिक्रीज करेंगे, और ये क्या होगा, यहाँ पे हैवी सेल भी होगी क्योंकि बड़ी सेल है। बट इसका कैसा होगा, यहाँ पे होगा लाइट वेट। अच्छा, ये इसके पास हम लोग बोलेंगे कि कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये सेल कैसी होगी, नॉन मोटाइल सेल होगी। बट ये वाली सेल कैसी होती है, ये स्पर्म जो होते हैं मोटाइल होते हैं। मोटाइलेटेड क्यों, बिकॉज इसके पास टेल वाला एक पार्ट फॉर्म हो गया यहाँ पे। चलो, सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, एक सेल अपना बस शेप चेंज कर रही है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज डिफरेंशिएशन। यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं कर रही है, ध्यान रखना, यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं कर रही है। ये अगर स्पर्मेटिड है तो ये हो जाएगा स्पर्म, ठीक है। चलिए अब देखो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, तो उन चेंजेस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो पहला हम लोग चेंज पढ़ते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या चेंजेस मिलेंगे, देखो पहला आपका टारगेट क्या है, सेल को छोटा करना है, मतलब सेल का साइज रिड्यूस करना है, प्लस उसका वेट भी आपको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि सेल के अंदर जो कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें है ना, जो फालतू की, उन सबको निकाल के फेंक दो, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल, सेल के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म है उसको रिमूव कर दीजिए। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो भी क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। तो इसके बाद में सेल के अंदर बचेगा क्या, थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म बचेगा, बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट बचेगा किसका, साइटोप्लाज्म का। और इसके अलावा क्या करेंगे हम लोग, ये तो हमने क्या किया, उसका साइज कम कर दिया, अब उसका शेप चेंज कर दे, छोटा कर दे। तो छोटा करने के लिए आप न्यूक्लियस को कैसे छोटा करोगे, तो आप लोग क्या करते हो, डीएनए को कंडेंस करते हो। तो डीएनए कुछ इस तरीके से कंडेंस्ड होता है, ये हम लोग आगे 5th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन नेट। बट इस क्रोमेटिन नेट को यहाँ पे कंडेंस करने के लिए आप यूज करते हो हिस्टोन प्रोटीन, है ना। और अगर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा तो हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होता है। बट यहाँ पे मैं डीएनए को और ज्यादा हाईली कंडेंस कर दूंगी, देखना ध्यान से, मैंने क्या किया, डीएनए को हाईली कंडेंस कर दिया। तो डीएनए को हाईली कंडेंस करने की वजह से न्यूक्लियस का शेप भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। पर तुम एक चीज सोचो कि यहाँ पे डीएनए को अगर हाईली कंडेंस करना है तो यहाँ पे हिस्टोन से भी ज्यादा कोई अदर प्रोटीन यूज करनी पड़ेगी जो कंपेरेटिवली हिस्टोन मोर पॉजिटिव हो, एंड इसको बोलते हैं क्या, प्रोटामीन। और ये प्रोटामीन क्वेश्चन एम्स के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, प्रोटामीन। तो प्रोटामीन एज कंपेयर टू हिस्टोन, ठीक है, क्या होता है, मोर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो डीएनए को क्या करेगा, हाईली कॉल करेगा, कहाँ पे, स्पर्म के अंदर। ये क्लियर हो गया। तो इसकी वजह से डीएनए का शेप भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस का जो शेप होगा वो भी छोटा हो जाएगा, ठीक है मैम। चलो तो देखो डीएनए के अंदर क्या, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए यहाँ पे। तो इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म जो होगा उसका जो भी अमाउंट होगा वो क्या होगा, पहली चीज डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा, इसके अंदर जो डीएनए होगा वो कैसा हो जाएगा, हाईली कॉल्ड हो जाएगा। जैसे मैं इस डायग्राम को वापस बना देती हूँ, तो ऐसा डायग्राम बनाया था, बट यहाँ पे डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा।
और इसकी कॉइलिंग के अंदर यहाँ पे हेल्प करती है हिस्टोन प्रोटीन। एंड हम बोलते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि डीएनए के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए को कॉइल करने के लिए क्या चाहिए होगा, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन चाहिए होगी। और यहाँ पे इसको और ज्यादा हाईली कॉइल करेगा कौन, प्रोटामीन। प्रोटामीन, और ये प्रोटामीन जो होता है वो हिस्टोन की कंपैरेटिवली मोर पॉजिटिवली चार्ज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी वजह से इसका अल्टीमेटली न्यूक्लियस का साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है मैम। दूसरा, अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चेंजेस मिलेंगी, तो मैंने क्या बोला था कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म उसको आप रिमूव कर दीजिए, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, फिर उसको हमने रिमूव कर दिया, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, यहाँ पे थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म यहाँ पे रिमेन रहेगा। तो रिमेन्स ऑफ थिन लेयर, रिमेन ऑफ थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड न्यूक्लियस। तो अब मुझे एक चीज बताना जरा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म आपने क्या कर दिया, जो भी था एक्स्ट्रा वो आपने फेंक दिया, तो अल्टीमेटली जब आपने साइटोप्लाज्म रिमूव कर दिया तो इसकी मेटाबॉलिक रेट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब इसके नंबर ऑफ एंजाइम्स भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो ये सेल बहुत ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकती है क्या, सोचो, नहीं। स्पर्म का जो लाइफ साइकिल होता है वो जस्ट होता है 3 to 4 days, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे हमने साइटोप्लाज्म रिमूव करने के साथ साथ उसके एंजाइम भी रिमूव कर दिए, तो अल्टीमेटली इन सेल का जो है लाइफ स्पैन ज्यादा दिन नहीं हो सकता है। इजैकुलेशन के जस्ट बाद सिर्फ इसको 3 या 4 दिन का टाइम मिलेगा फर्टिलाइजेशन का, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर इस सेल की क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेथ हो जाएगी। चलिए, इसके अलावा जो भी इसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती है, जो भी फालतू की जो ऑर्गेनेलीज होती है उनको भी रिमूव कर दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है, इन सबको हमने रिमूव कर दिया, एक्सेप्ट यहाँ पे हम गोल्जी बॉडी को रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना, जो स्पर्म होता है, स्पर्म के अंदर हम लोग एक एक्रोसोम एक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, एक्रोसोम। तो उस एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होती है क्या, एग को फर्टिलाइज करने वाली एंजाइम। तो उस एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता कौन है, गोल्जी बॉडी, मैं पढ़ाऊंगी आपको ना। चलो, तो ये समझ आ गया आपको। इसके अलावा इसके अंदर हम लोग एक्सेप्ट सेंट्रियोल भी रिमूव नहीं करेंगे, क्या नहीं रिमूव करेंगे, सेंट्रियोल। बाकी जितनी भी जो ऑर्गेनेलीज होती है वो सारे आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। और उसके अलावा इसमें अब होगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ टेल, फॉर्मेशन ऑफ टेल। देखो, इसको रटना मत, इसको समझने की कोशिश करना, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद फाइनली यहाँ पे स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ का डायग्राम कैसे होगा, तो वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो ये डायग्राम हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, मैंने ये बनाया है स्पर्म का डायग्राम, जो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, स्पून लाइक दिखाई दे रहा है, या फिर ये आपको दिखाई देगा टेडपोल लाइक। अब टेडपोल क्या होता है, जिसके अंदर एक हेड वाला पार्ट होता है और एक टेल वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेडपोल। तो ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो ये लिख लेना पॉइंट आप, ऐसा होगा टेडपोल लाइक। अब देखो, इसके अंदर टोटल में कितने पार्ट बना रही हूँ, इसके 4 रीजन होंगे इसके अंदर। पहला हो जाएगा ये वाला हेड वाला पार्ट, दूसरा ये वाला हो जाएगा यहाँ पे नेक वाला पार्ट, एंड थर्ड ये वाला जो पीस होगा, दिस इज मिडल पीस, जो आपको सबसे बड़ा पार्ट दिखाई देगा, मिडल पीस। और सबसे छोटा वाला रीजन कौन सा होगा, नेक वाला रीजन।
और इसके पीछे यहाँ पे एक होगा और लास्ट में यहाँ पे ब्लू कलर से जो मैं बना रही हूँ दिस इज एंड पीस। अब बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर रही हूँ। तो ये जो मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ दिस इज एंड पीस। तो टोटल बताओ मैंने इस फॉर्म के अंदर कितने पार्ट बनाए? टोटल मैंने यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर 4 पार्ट पढ़ाया। दिस इज 4th इज हैंड पीस। ठीक है, चलो अब इसका डायग्राम बनाना हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम समझते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। तो देखिए ये जो हेड वाला पार्ट होगा, इस हेड वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होगा एक न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ प्रेजेंट होगा डीएनए। एंड ये डीएनए कैसा होगा? हाईली कॉइल्ड। आपकी जो नॉर्मल सेल होती है उस नॉर्मल सेल के कंपेरेटिवली इसका डीएनए हाईली कॉम्पैक्ट होता है, और इसको हाईली कॉम्पैक्ट करने के लिए कौन सा प्रोटीन हेल्प करेगा? प्रोटामिन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके अंदर न्यूक्लियस, जो यहाँ पे आपको छोटा साइज का दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पे आपको कैप लाइक स्ट्रक्चर एक दिखाई देगा, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ रेड कलर से। यहाँ पे रेड कलर का ये जो मैं पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ दिस इज एक्रोसोम। एक्रो मतलब क्या होता है? आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर कभी क्रोमोसोम्स के बारे में सुना होगा, है ना? तो आप लोगों ने टेलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक पढ़ा होगा। देखो एग्जैक्टली टिप पे होना क्या होता है? टेलोसेंट्रिक, और एग्जैक्टली टिप से थोड़ा नीचे उसको बोला जाता है एक्रो। सो दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम का फॉर्मेशन कहां से हुआ है? लाइसोसोम से। और अगर आपने क्लास 11 पढ़ी होगी, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है? गोल्जी बॉडी। तो अल्टीमेटली हम बोलेंगे कि ये जो एक्रोसोम होता है इसका फॉर्मेशन करेगा कौन? गोल्जी बॉडी। और इस एक्रोसोम के पास प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो एग मेम्ब्रेन को फर्टिलाइज करने में इनका काम करेगा। तो इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को हम लोग कलेक्टिवली बोलेंगे स्पर्म लाइसिन। ये वर्ड आप लोग याद रखना। इस पूरी क्लास को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्म लाइसिन। इतना क्लियर हो गया? चलिए, तो ये हो गया एक्रोसोम। नेक्स्ट हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे सेंट्रियोल। ये याद है, यहाँ लिखा था मैंने सेंट्रियोल। क्लास 11 में आ जाते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो एक सेंट्रोसोम होता है उसमें सेंट्रियोल कितने होते हैं? 2। ठीक है, तो एक सेंट्रियोल में इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ और एक सेंट्रियोल में इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। मतलब दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होते हैं। अब इसको उठा के आप एग्जैक्टली यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। ठीक है मैम, तो ये देखना यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ सेंट्रियोल। तो एक सेंट्रियोल के अंदर सेंट्रोसोम कितने होंगे? तो यहाँ पे सेंट्रोसोम होंगे, सॉरी ये तो पूरा स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोसोम, और एक सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल कितने होंगे? 2, एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। देखो जो न्यूक्लियस के पास होगा इसको जो बोला जाएगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्या बोलेंगे इसको? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और जो न्यूक्लियस से दूर होगा ये वाला पोर्शन ना, इसको बोला जाएगा यहाँ पे डिस्टल सेंट्रियोल, दूर वाला सेंट्रियोल। अब मैम इन सेंट्रियोल का काम क्या है? ठीक है, तो एक काम करो, अगर आपने क्लास 11 के अंदर सेंट्रियोल अगर पढ़ा होगा, उसका ट्रांसफर सेक्शन याद है जो आपने कार्ट व्हील लाइक बनाया था कभी? हाँ, मैं एक बार रफ में बता देती हूँ फटाफट। तो आपने ऐसे बनाया होगा, ठीक है, मैं फटाफट पूरा डायग्राम नहीं बना रही हूँ, ऐसे बनाया था। फिर इनको सबको आपने ज्वाइन किया था लाइक इस तरीके से, ठीक है, और फिर ऐसे आपने बनाए होंगे। हाँ, तो ये क्या है मुझे बताओ? इसके अंदर ये जो सर्कल है ना, एक सिंगल सर्कल, ये एक सिंगल सर्कल होता है माइक्रोट्यूबुल। तो यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 9 आपको पेरिफेरी के अंदर मिलेंगे और 2 आपको कहां पे मिलते हैं? सेंट्रल के अंदर मिलते हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट आपको मिलेगा 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है,
तो अब देखना ध्यान से क्या होने वाला है। ये जो डिस्टिंक्ट सेंट्रियोल है, इस डिस्टिंक्ट सेंट्रियोल के अंदर यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। जो टेक्निकली अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+0 होता है, बट मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगी इतना डिटेल में। अभी ध्यान रखना कि माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट कितना होगा, 9+2। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है क्या होती है, जस्ट जैसे ट्यूबलाइट होती है ना, नाम ही क्या है, ट्यूब्यूल्स है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब छोटी छोटी ट्यूब है। अब इन ट्यूब्स के अंदर इलोंगेशन होना शुरू होगा, तो ये ट्यूबलाइट लंबी होती जाएगी, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, यहां से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या हो रहा है, देखिए इलोंगेशन हो रहा है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या हो रहा है, यहाँ पे इलोंगेशन हो रहा है। तो इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स के इलोंगेशन से यहाँ पे फॉर्मेशन होगा इसके टेल का फॉर्मेशन, या फिर इस 9+2 अरेंजमेंट को बोला जाएगा एक्सोनीमा, या फिर बोला जाता है एक्सियल फिलामेंट। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, एक्सियल फिलामेंट बोल दीजिए, या बोल दीजिए एक्सोनीमा। एक्सियल मतलब मिड हो गया ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल मिड में ये एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। और जब आप इसको जूमिंग करोगे तो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट कितना मिलेगा, 9+2 अरेंजमेंट। तो दिस इज एक्सोनीमा, और एक्सोनीमा के अंदर आपको मिलेगा 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स इतना समझ आ गया, ठीक है मैम। और अब मुझे बताओ इसका फॉर्मेशन कौन कर रहा है, इसका फॉर्मेशन कर रहा है डिस्टिंक्ट सेंट्रियोल। तो डिस्टिंक्ट सेंट्रियोल का फंक्शन होता है क्या, इसका फंक्शन होता है यहाँ पे एक्सोनीमा का फॉर्मेशन करना। इसके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे उसके इलोंगेशन से बनेगा एक्सोनीमा, या फिर हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट, ठीक है, एक्सोनीमा या फिर एक्सियल फिलामेंट। तो ये तो मैडम आपने डिस्टिंक्ट सेंट्रियोल का फंक्शन बता दिया मुझे, ठीक है। अब प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या होता है, देखो इसके बाद में जब मैं आपको एग सेल पढ़ाऊंगी, क्या पढ़ाऊंगी, एग सेल। यू नो एक जो सेल होती है वो हमारी नॉर्मल सेल से 100 टाइम बड़ी सेल होती है, हाँ। और अब मुझे एक चीज बताओ, जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के टाइम सेल क्या करती है, सेल ग्रोथ करती है, ठीक है। ये नॉर्मल सेल थी, इसने ग्रोथ करके इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो एग सेल है ये नॉर्मल सेल से 100 टाइम बड़ी हो गई। तो आप एक चीज सोचो कि सेल डिवीजन के अंदर होता है ग्रोथ फेज, तो इसने ग्रोथ फेज तो कंप्लीट कर लिया, नाउ ये आ गई अब कहां पे, मेटाफेज के अंदर। अब इसके अंदर पता है डिवीजन कंप्लीट क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके अंदर स्पिंडल फाइबर नहीं बनते। अब वो स्पिंडल फाइबर क्यों नहीं बनते, क्योंकि वो इसके पास एग सेल के पास खुद का सेंट्रियोल ही नहीं होता है, एग सेल के पास खुद का सेंट्रियोल ही नहीं होता है। दैट्स व्हाई वो मेटाफेज के अंदर क्या होती है, अरेस्टेड होती है, पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अब मुझे बताओ फिर जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद ये कैसे डिवाइड करेगी, तो बाद में सेंट्रियोल कहां से आएगा, तो बाद में इसको सेंट्रियोल गिफ्ट करेगा कौन, स्पर्म। मैं वापस बोल रही हूँ कि जो नॉर्मल एग सेल होती है वो क्या होती है, वो अपना ग्रोथ फेज कंप्लीट कर चुकी होती है, बट वो अपना मियोसिस क्यों नहीं कंप्लीट कर पाती है, वो मेटाफेज में क्यों अरेस्टेड होती है, बिकॉज उसके अंदर स्पिंडल फाइबर बन नहीं पाते। अब स्पिंडल फाइबर क्यों नहीं बन पाते, बिकॉज एग सेल के अंदर सेंट्रियोल होता ही नहीं है, ठीक है। और जब सेंट्रियोल नहीं होगा तो उस कंडीशन में वो अरेस्टेड रहेगी। बट एक बार जब इस एग सेल को फर्टिलाइज करेगा स्पर्म, एंड स्पर्म के फर्टिलाइज करने के बाद जब इसमें जाइगोट बन जाएगा, तो फिर जाइगोट को डिवीजन के लिए सेंट्रियोल कौन गिफ्ट करेगा, तो आप लोग बोलेंगे स्पर्म। तो ऐसा नहीं है कि स्पर्म जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना न्यूक्लियस इसमें एंटर करेगा। मैं आपको पढ़ाऊंगी टोटल 3-4 चीजें जो होती है वो स्पर्म से ट्रांसफर होती है कहाँ पे, एग सेल के अंदर। तो एक तो न्यूक्लियस तो ट्रांसफर होगा ही होगा, इसके अलावा ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल में ट्रांसफर होगा जो रेस्पॉन्सिबल होगा फर्दर जाइगोटिक क्लीवेज के लिए, ठीक है। तो मैं इसका फंक्शन आपको बता देती हूँ। फर्स्ट क्लीवेज इन जाइगोट। अभी क्लीवेज क्या होता है, हम लोग यहाँ पे जाइगोट के अंदर जो माइटोटिक डिवीजन होता है उसी को हम क्लीवेज बोलेंगे, पर दोनों में क्या डिफरेंस होता है पढ़ेंगे, रुक जाओ, ठीक है। तो फर्स्ट क्लीवेज इन एग सेल, एग सेल बोल दीजिए या फिर जाइगोट बोल दीजिए, समझ आ गया, ठीक है मैम। तो ये हो गया। अब बात करते हैं इसके अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखो गोल्जी बॉडी का काम समझ आ गया।
आपको सेंट्रोल का काम भी समझ आ गया। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना, है ना। सो बेसिकली ये आपको बिल्कुल सेंटर में एक्सियल फिलामेंट दिख रहा है जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है। अब इसके साइड में यहाँ पे बिल्कुल इसकी पेरिफेरी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, इस तरीके से स्पाइरली अरेंज हो जाएंगे। आपको दिख रहा है स्पाइरल। ठीक है, तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट हो गया किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो एक्सोनिमा या फिर एक्सियल फिलामेंट की तरफ, एक्सियल फिलामेंट के अराउंड इस तरीके से स्पाइरली अरेंज्ड होता है। अब 2D डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और ये तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि ये इस स्पर्म का क्या होगा, ये स्पर्म का पावर हाउस ऑफ है ना, पावर हाउस। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है वो कितना होगा? 25 से लेकर 30। ठीक है, और ये कैसे होंगे? स्पाइरली अरेंज्ड होंगे अराउंड एक्सियल फिलामेंट, स्पाइरली अरेंज्ड अराउंड एक्सोनिमा या फिर एक्सियल फिलामेंट। चलो अब एक लास्ट चीज यहाँ पे, तो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है पूरा। तो इसके अंदर मुझे बताओ, ये जो सबसे बाहर मैंने जो ब्लैक कलर की जो बाउंड्री बनाई है ना, ये सबसे बाहर ये ब्लैक कलर की बाउंड्री क्या है? दिस इज सेल मेम्ब्रेन। क्या दिखाई दे रही है आपको? सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। ये सबसे बाहर कहाँ लिख, यहाँ लिख देते। तो ये ध्यान रखना है, स्पर्म का क्या हो जाएगा? मेम्ब्रेन है ये। पर आप लोग क्या देख रहे हो कि यहाँ पे स्पर्म जो होता है ना, ये देखो, ये मेम्ब्रेन सिर्फ यहां तक है। कहां तक है मेम्ब्रेन? सिर्फ यहां तक। आपको देखो इस एंड पीस के ऊपर सेल मेम्ब्रेन नहीं दिखाई दे रही है, तो ध्यान रखना एंड पीस के ऊपर सेल मेम्ब्रेन क्या होगा? एब्सेंट रहेगा। बताओ कहां कोई दिक्कत? तो ये सिंपल सा डायग्राम जो आपके 12th बोर्ड में कभी कभी स्पर्म का स्ट्रक्चर एग्जाम में आ भी जाता है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। जस्ट करना क्या है आपको? इसका ड्राइंग बनाना है, लेबलिंग करना है। इतना देख के एग्जामिनर आपकी थ्योरी पढ़ेगा भी नहीं, नंबर पूरे दे देगा, क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया स्पर्म का फॉर्मेशन। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, और फिर उसके बाद में स्पर्म जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, समझा गया? अच्छा, अब इसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मेल जो हॉर्मोन्स का रेगुलेशन होता है ना। हाँ, इसके बाद में मेल वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल वाला पार्ट। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका। ये फालतू चीज इसको हटा देते हैं। एक सेकेंड, ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, तो यहाँ पे लिख लेना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है और ये स्पर्म लाइसिन है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब पढ़ते हैं हार्मोन रेगुलेशन के बारे में। तो अब यहाँ से मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, एक बहुत बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाने वाली हूँ। ठीक है, जो मतलब काफी एग्जाम जो है उनका बहुत ही हॉट क्वेश्चन आता है। ठीक है, मतलब ये बायोलॉजी का बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ फीडबैक इनहिबिशन के बारे में। क्या पढ़ाने जा रही हूँ मैं? फीडबैक इनहिबिशन के बारे में। और फीडबैक इनहिबिशन के नाम पे हर एग्जाम के अंदर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, पर बच्चे को समझ ही नहीं आता है कि ये तो हमने कभी बायोलॉजी में कहीं पढ़ा ही नहीं था, तो फिर ये क्वेश्चन कहां से आ गया। ये परेशान होते वो बच्चे जिनको लगता है बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है। तो अब मैं आपको पढ़ाती हूँ पहले फीडबैक इनहिबिशन, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी हार्मोन रेगुलेशन। ठीक है, तो आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, फीडबैक इनहिबिशन, या फिर इसको बोला जाता है प्रोडक्ट इनहिबिशन। ठीक है,
और यहाँ से एक एम्स में क्वेश्चन भी आया था और एक एबीएमटी की क्वेश्चन भी है जो मैं आपको करवाऊंगी सॉल्व ना, प्रोडक्ट इनिबिशन। ठीक है, आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो केमिस्ट्री में आप लोग क्या बोलते हो कि A प्लस बी मिलकर क्या बना रहा है, सपोज कीजिए बना रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर मान लो कि यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अगर हाई हो जाए और अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो आप लोग क्या बोलते हो कि रिएक्शन जो होती है वापस कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रुक जाएगी और रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए स्टार्ट हो जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन तो तब जाएगी ना जब वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, जब वो रिवर्सिबल होगी तब जाएगी ना। बट अगर मान लो कि रिएक्शन इरिवर्सिबल है, तो अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो उस कंडीशन में ये प्रोडक्ट का वेरी वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है ये अपने ही सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगा। ध्यान रखना, बायोलॉजी के अंदर कभी भी मैं अगर ऐसा साइन बनाती हूँ तो ये आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। ऐसे करना क्या होता है, रुक जाओ। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनिबिशन का साइन होता है बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग क्योंकि आगे एमबीबीएस में भी काम आता है। हाँ, तो आप देखो प्रोडक्ट ने क्या किया, अपने ही सिंथेसिस को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो आप लोग इसको क्या बोलोगे, प्रोडक्ट का इनिबिशन हो रहा है या फिर इसको बोलेंगे फीडबैक इनिबिशन। ना ऐसा क्यों जरूरी है बायोलॉजी के अंदर? देखो बायोलॉजी के अंदर आपने कभी देखा होगा कि माल न्यूट्रिशन जो होता है बहुत ही कॉमन होता है, बट चीजों का एक्सेस में होना बहुत रेयर होता है। मैं क्या बोल रही हूँ कि बायोलॉजी के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ हार्मोन्स, तो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होगा और उसमें आपने दुनिया भर के हार्मोन्स पढ़े होंगे। आपने ज्यादातर जो डिजीज पढ़ी थी ना वो सारे हार्मोन्स के ज्यादा होने की वजह से डिजीज कम पड़ी थी। आपने मैक्सिमम जो डिजीज आपने नोटिस की है ना वो कब होती है, जब हार्मोन्स का कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाता है। अब ऐसा कैसे, हार्मोन का कभी भी हाई कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर नॉर्मली होता नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फीडबैक इनिबिशन बोलेंगे। मैं बिल्कुल नहीं आया समझ में। देखो आपको एक क्वेश्चन मैं यहां से बता रही हूँ, आपके ब्लड के अंदर हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में बात कर रही हूँ यहाँ पे थायराइड हार्मोन के बारे में। किसके बारे में, थायराइड हार्मोन। यू नो ये जो हार्मोन्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर कितने होते हैं, नैनोग्राम के अंदर। क्या, नैनोग्राम, समझ लो 10⁹, बट फिर भी वो अपनी कॉन्सेंट्रेशन कभी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा नहीं होने देते। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? सो बेसिकली अगर मान लो कि यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, अभी मैंने अपना थायराइड टेस्ट करवाया था, कितना था मैंने याद नहीं किया। ठीक है, तो वो कितना था, मान लो कि 10 नैनोग्राम था। आपने कभी नोटिस किया होगा कि ये कभी 12 नैनोग्राम जनरली नहीं होता है, या 11 नैनोग्राम भी ये जनरली नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर 10.1 होने लगेगा, 10.1 नैनोग्राम, तो ये जो 0.1 है ना, 0.1 जो बड़ा हुआ वैल्यू है, ये क्या करेगा, प्रोडक्ट इनिबिशन कर देगा। सो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे हार्मोन्स का रेगुलेशन कितना रहेगा, 10 ही रहेगा ना। हाँ, तो ये मैंने एग्जांपल लिया है। तो आपकी बॉडी के अंदर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि फीडबैक इनिबिशन का सबसे बढ़िया जो एग्जांपल हमें जो बॉडी में मिलता है, ठीक है, वो सबसे बढ़िया एग्जांपल हमें कौन सा मिलता है, हार्मोन रेगुलेशन। जी हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम मेजरली डिपेंड होता है, अपना रेगुलेशन करता है फीडबैक इनिबिशन पे या फिर प्रोडक्ट इनिबिशन पे। और आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, और एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि सपोज करो कि A प्लस बी है, मिलके बन रहा है C से बन रहा है X से बन रहा है Y, और Y से फिर फाइनली बन रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ। चलो अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा है, यहाँ पे एंजाइम E1 है, यहाँ पे एंजाइम E2 है, यहाँ पे एंजाइम E3 है, और यहाँ पे एंजाइम E4 है। समझा गया? तो अब मुझे बताओ, इस प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज हो जाता है तो बताओ ये कौन से एंजाइम को जाके इनिबिट करेगा, E1 को, E2 पे, E3 पे, E4 पे, कौन से एंजाइम को इनिबिट करेगा, मतलब अपनी सिंथेसिस को इनिबिट कर रहा है ना। देखो E4 को इनिबिट करने का मतलब है कि वो Y तक तो बन चुका है। हाँ, फीडबैक इनिबिशन हमेशा यहां पे एप्लीकेबल होता है शुरू से, मतलब जहां से उसका सिंथेसिस स्टार्ट हुआ है ना
बिल्कुल वहां जाके उसको शुरू से ही क्या कर देगा, इनिबिट करेगा। ध्यान रखना, इसके बेसिस पे अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी और हाँ ये सारी चीजें काम आएगी अभी। और एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर मान लीजिए कि स्टोमेटा अगर क्लोज हो जाते, स्टोमेटा अगर क्या हो जाते, क्लोज हो जाते, तो उसके बाद फोटोसिंथेसिस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होने वाला है, वो मतलब अफेक्टेड होगा या नहीं होगा। अब तुम सोचोगे कि मैडम उसको CO2 अवेलेबल नहीं होगी, बट मैं आपको बोल रही हूँ कि वहां पे मैं उसको लिक्विड फॉर्म में बाइकार्बोनेट की सप्लाई करवा रही हूँ। ठीक है, मतलब जो बेकिंग सोडा, हाँ बेकिंग सोडा होता है, पानी में आप डिजोल्व कर दीजिए और उसको लीफ के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। ठीक है, तो मतलब मैं अल्टीमेटली उसको CO2 सप्लाई कर रही हूँ। तो अब बताओ फोटोसिंथेसिस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि अच्छा स्टोमेटा, ठीक है, हाँ तो अब बताओ फोटोसिंथेसिस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाएगा। नाउ ऐसा क्यों? अब जरा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखना क्या होता है, CO2 प्लस H2O मिलकर क्या बन रहा है, यहां से बन रहा है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। आप लोग क्या कर रहे हो, CO2 तो चलो उसको सप्लाई करवा रही हो लिक्विड फॉर्म में, बट आप मुझे चीज बताना, यहाँ पे जो इसका प्रोडक्ट बनता है ना, वो ऑक्सीजन भी प्रोडक्ट होता है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज इस रिएक्शन की प्रोडक्ट है या नहीं है, प्रोडक्ट है ना। तो अगर आपने स्टोमेटा को क्लोज कर दिया तो उस कंडीशन में क्या मुझे बताओ, ये ऑक्सीजन जो गैस होगी वो लीफ से बाहर निकलेगी क्या, नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, लीफ के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या करेगा, जो इंक्रीज जो कॉन्सेंट्रेशन होगा यहाँ पे वो करेगा प्रोडक्ट इनिबिशन। समझ आ गया। और आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। अब मान लो कि सपोज करो कि ये आपके पास एक लीफ है, ये क्या है, लीफ है, और ये मान लीजिए क्या है, यहाँ पे स्टेम है। ये क्वेश्चन तो AFMT का आया हुआ है, ठीक है। जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको सब याद आएगी, ओ हाँ पढ़ाए थे हमको, ठीक है। अब इसके बाद देखना, यहाँ पे अगर मान लो आपने लीफ का और स्टेम का जो फ्लोएम होता है, क्या बोल रही हूँ मैं, फ्लोएम का जो कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन को अगर आपने कट कर दिया, इस कनेक्शन को आपने क्या कर दिया, कट कर दिया, तो इसके बाद में क्वेश्चन आया था कि अब बताओ फोटोसिंथेसिस पे क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड होगा या नहीं होगा, इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली अभी मैंने जस्ट बताया है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 प्लस H2O मिलके बनता है ग्लूकोज एंड प्लस ऑक्सीजन। अब जरा ध्यान से देखो तो आप लोग क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि ग्लूकोज क्या है, इसका प्रोडक्ट है ना। तो लीफ के अंदर जब भी ग्लूकोज बनता है तो उसके बाद में लीफ से सारा का सारा जो ग्लूकोज होता है थ्रू फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है ना, तो उसको क्या किया जाएगा, लीफ से रिमूव कर दिया जाएगा, स्टेम के अंदर भेज दिया जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर लीफ के अंदर अगर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज हो गया तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट इनिबिशन कर देगा, तो इसके बाद में फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज हो जाएगी। समझ आएगा। तो अल्टीमेटली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोडक्ट इनिबिशन क्या होता है या फीडबैक इनिबिशन क्या होता है, ठीक है। मतलब आप एक चीज सोचो कि बायोलॉजी के अंदर कितने स्मार्ट मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं। मतलब अब तक की अगर सबसे दुनिया की बेस्ट मशीनरी के बारे में अगर हम बात करें तो वो है लिविंग बीइंग, ठीक है। तो अगर कोई इंजीनियर है और उसको कोई मशीन बनानी है या कोई नया मेथड अगर इवॉल्व करना है ना, कुछ दिमाग नहीं करना, उसको पहले बायोलॉजी के सारे मैकेनिज्म पढ़ लेने चाहिए, ठीक है। वहां से अपने आप से कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाएंगे। जैसे एक काउंटर करंट मैकेनिज्म भी होता है, ठीक है। तो वो जब टॉपिक आएगा तब बताऊंगी मैं आपको। तो ये आप फीडबैक इनिबिशन याद रखना, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में वापस आएगा, चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये वापस आएगा, ध्यान रखना। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं हार्मोन रेगुलेशन के बारे में। अब आ जाते हैं हम लोग हार्मोन रेगुलेशन। देखो अब आपको कैसे समझ आएगा ये, क्लास 11th में चले जाते हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है,
इसको कौन कंट्रोल करता है? मैडम पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। सो दैट्स व्हाई हम लोग हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, अगर पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है तो हाइपोथैलेमस क्या हो जाएगा? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, या फिर इसको बोलेंगे सुपर मास्टर ग्लैंड, या फिर इसको बोला जाएगा प्रिंसिपल ग्लैंड। ठीक है, अब यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो है ना वो सिक्रेट करेगा GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, अब तुम रिलीज करो हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करवाने के लिए सिग्नल कौन देगा? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो अगर जब ये इसको स्टिमुलेट करेगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या रिलीज करेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और दूसरा यहाँ पे रिलीज किया जाता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर इसको हम लोग और बोलते हैं LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अभी आपको सब समझ आ जाएंगे। नाम क्या है इसका? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फॉलिकल एक्चुअली क्या होती है सर? जो जनरली गैमेट्स बनाती है, जो जर्मिनल एपिथेलियम आपने पढ़ा होगा। हाँ जी, तो गैमेट्स बनाने वाली सेल को अभी आप लोग याद कर लेना, क्या बोलते हैं? फॉलिकल बोलते हैं। सो बेसिकली ये जो FSH होगा ये यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा किसको? सर्टोली सेल्स को। समझ आया? और जब एक बार सर्टोली सेल्स एक्टिवेट हो जाती है तो उसके बाद सर्टोली सेल्स यहाँ पे क्या प्रमोट करेगा? स्पर्मियोजेनेसिस को। और आज ही तो हमने पढ़ा था स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्म का क्या? स्पर्मेटिक का स्पर्म के अंदर कन्वर्जन। तो ये कौन प्रमोट करेगा? सर्टोली सेल्स। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्लस। अब अगर मान लो कि स्पर्म का जो नंबर है वो 200 to 300 मिलियन पर इजैकुलेशन अगर हो गया तो 300 मिलियन के बाद जो है स्पर्म नहीं बनने चाहिए। तो नहीं बनने चाहिए तो उसके बाद ये रिलीज करेगा इनिबिन हार्मोन, और नाम ही क्या है इसका? इनिबिन। सो बेसिकली ये इनिबिट करेगा किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो अब ये मैं साइन यहाँ पे बना देती हूँ। क्या आपको दिख रहा है? नाम ही क्या इसका? इनिबिन। सो बेसिकली ये जाके सीधा क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को इनिबिट कर देगा। ठीक है, तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड एक बार अगर इनिबिट हो गई तो उस कंडीशन में ये ना तो FSH सिक्रेट करेगा और ना सिक्रेट करेगा ICSH। अभी उसका मीनिंग भी मैं आपको समझाऊंगी। तो ध्यान रखना इसका ये इफेक्ट कैसा है? यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये भी जरूरी है ना, ताकि स्पर्म का नंबर नहीं तो इम्पार्टेंट हो जाएगा, तो इतना भी नहीं करना है। ठीक है, तो 300 मिलियन से जैसे ही नंबर इंक्रीज होगा तो सर्टोली सेल्स यहाँ से रिलीज करेगा इनिबिन हार्मोन, और इनिबिन हार्मोन जो है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड को इनिबिट कर देगा टू रिलीज FSH। तो क्या मैं इसको एंटी FSH बोल सकती हूँ? बोलो। और ध्यान रखना FSH का टारगेट कौन है? सर्टोली सेल्स। NCERT में दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना। 12th बोर्ड में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हाँ, ये फ्लो चार्ट बना के छोड़ देंगे और यहाँ से इसको A लिख दिया, इसको B लिख दिया, इसको C लिख दिया, और फिर उसके बाद में आपको बोलेंगे ABCD के नाम लिखो। तो ये तो आज का टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्पर्म का डायग्राम भी पढ़ना है एंड प्लस ये डायग्राम भी पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना तो सारा ही है। चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल। अब ये इंटरस्टिशियल सेल कौन थे? लीडिंग सेल्स का ही तो दूसरा नाम था। सो टेक्निकली ये अब क्या करेगा? यहाँ पे जो लीडिंग सेल्स होती है ना, इनको ये स्टिमुलेट करेगा। और बताओ लीडिंग सेल्स का काम क्या पढ़ा था हमने? लीडिंग सेल्स का काम क्या पढ़ा था हमने? लीडिंग सेल्स का काम था वहां पे एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट करना। क्या सिक्रीट करना? एंड्रोजन हार्मोन। और एंड्रोजन हार्मोन का जो सबसे मोस्ट अबंडेंट आपको एंड्रोजन मिलता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ये टेस्टोस्टेरोन जो है और क्या करेगा? स्पर्म फॉर्मेशन को इंड्यूस करेगा, मतलब ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करेगा।
मतलब ये स्पर्म फॉर्मेशन को इंड्यूस करेगा। समझ आ गया? अब अगर मान लो कि यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर ब्लड में हो जाए थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा, तो उस कंडीशन में ये टेस्टोस्टेरोन जो है ना, ये भी क्या करेगा, इनिबिट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और इवन ये इनिबिट करेगा हाइपोथैलेमस को भी। मैंने आपको क्या बोला था कि प्रोडक्ट इनिबिशन का मतलब क्या होता है, जहां से शुरू से इसको बनाया जा रहा है उसी को इनिबिट करना। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये टेस्टोस्टेरोन जो है इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान रखना, थ्रेशोल्ड वैल्यू से जब ज्यादा होता है तब इसका इफेक्ट यहाँ पे कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ व्हेन हाई इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, बस ये सिंपल सा खत्म हो गया हार्मोन रेगुलेशन। तो आज की क्लास हम लोग इतनी करते हैं। ठीक है, वापस बता दी, देखो ये क्या था, हार्मोन रेगुलेशन पढ़ा था, जो बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है, फीडबैक इनिबिशन पे या फिर प्रोडक्ट इनिबिशन पे बेस्ड है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस था, जीएनआरएच रिलीज करेगा जो स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो उस कंडीशन में रिलीज करेगा एफएसएच। एफएसएच क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जिसका टारगेट कौन होता है, सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स को इनिबिट करेगा, सॉरी प्लस करेगा ना, इंड्यूस करेगा। तो सर्टोली सेल्स जब इंड्यूस होगी तो वो क्या करेगा, स्पर्मियोजेनेसिस को प्रमोट करेगा, एंड प्लस यहाँ पे जब बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन के अंदर एक स्पर्म का काउंट अगर इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में रिलीज करेगा इनिबिन हार्मोन। और ध्यान रखना, इनिबिन हार्मोन ओनली पिट्यूटरी ग्लैंड को इनिबिट कर रहा है, ये हाइपोथैलेमस को रिलीज नहीं कर रहा है। सो दैट्स व्हाई हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एंटी एफएसएच। सुनो, मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि टेस्टोस्टेरोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को भी इनिबिट कर रहा है और हाइपोथैलेमस को। अगर सोचो कि हाइपोथैलेमस को इनिबिट करेगा तो अल्टीमेटली जीएनआरएच रिलीज नहीं होगा, और जब तक जीएनआरएच रिलीज नहीं होगा तब तक तो ना तो एफएसएच रिलीज होगा ना आईसीएच रिलीज होगा। तो मतलब ये तो इन दोनों के रिलीज होने को इनिबिट कर रहा है। समझा गया? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल, लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको फीमेल में बोला जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पढ़ाऊंगी बिकॉज नेक्स्ट क्लास में क्या बनती है, कॉर्पस ल्यूटियम बनती है, दैट्स व्हाई इसको बोला जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये हो जाएगा लीडिंग सेल्स, और लीडिंग सेल्स जो होता है ना वो क्या रिलीज करती है, एंड्रोजन हार्मोन या फिर टेस्टोस्टेरोन। एंड टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और अगर स्पर्म का ना टेस्टोस्टेरोन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाए, थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर इंक्रीज हो जाए, तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट इनिबिशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये की पॉइंट आपको लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर जो होगा आपके आंसर के अंदर सबसे ये इंपॉर्टेंट वर्ड ढूंढेगा वो, क्योंकि जिस बच्चे को फीडबैक इनिबिशन का मतलब समझ पता है ना, इसका मतलब उसको हार्मोन रेगुलेशन भी आता है। ठीक है, मतलब उसका एक्चुअल जो बेसिक है ना, उसको उसका बेसिक पता है। क्लियर हो गया? तो ये फीडबैक इनिबिशन क्या चीज होती है। ठीक है, तो ये बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, आज की क्लास में हम लोगों ने सिर्फ स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ा है, फिर स्पर्म का डायग्राम बनाया था, और उसके बाद हमने ये जस्ट हार्मोन रेगुलेशन पढ़ा है। बस छोटा सा टॉपिक था आज। तो आज की क्लास इतनी। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद। और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हम लोग करेंगे क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो बाय बाय, और रिविजन करते रहना।